जैसा कि पिछले टर्म पर हम लोग बात कर रहे थे कि माल्थस के सिद्धांत की कटु आलोचनाएं भी हुई, लेकिन हमने कुछ उसमें ये भी पाया कि कुछ वास्तविक अंश भी हैं। कुछ माल्थस के सिद्धांत के कुछ सत्य अंशों के बारे में भी हम थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। इसमें हमने देखा कि माल्थस की आलोचनाओं के बावजूद भी उसमें आलोचनाएं भी इतनी कोई कसर नहीं रखी गई, लेकिन कैनन ने के शब्दों में भी तर्क के रूप में यदि हम लोग बात करें तो माल्थस का सिद्धांत यहाँ पृथ्वी पर धराशायी हो जाता है तथा केवल ऐसे तथ्य शेष रह जाते हैं जिनका संकलन और उन नियमों के प्रभावों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसी विचारधारा जो है रह जाती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ सत्य अंश इसमें देखने को मिलते हैं। हालांकि आलोचनाएं तो बहुत कुछ हो गई हैं, महत्वपूर्ण सत्य के जिसे कह रहे हैं सत्य को स्वयं में आत्मसात किए हुए हैं। यदि आज हम इस पर थोड़ा सा और भी गौर करें तो अनेक विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना में राष्ट्रीय आय में ऊंची दर में यदि बढ़ोतरी हुई है तो उसका एकमात्र कारण है कि निरोधात्मक उपायों का क्रियाशील होना या निरोधात्मक उपायों का बड़े पैमाने पर अपनाया जाना है। और इसके विपरीत यदि हम लोग बात करते हैं तो विकासशील देशों में जनसंख्या की निरंतर द्रुत गति में जो बढ़ोतरी हुई है उसने एक वृद्धि ने एक गंभीर स्थिति को पैदा किया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग अपने भारतवर्ष को भी लेकर के चलें तो यहाँ पर भी हम लोग देखा जाए तो गरीबी भी है और बेरोज़गारी की स्थिति भी हमारे सामने बनी हुई है। और इन देशों में एक ओर तो औद्योगिक विकास को महत्व हम लोग देते हैं, वहीं दूसरी ओर इन देशों की सरकारें तथा अन्य निजी संस्थाएं भी प्रजनन नियंत्रण को लेकर लोकप्रिय बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। जैसा कि हम लोग अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लेकर के चलें तो शादी की उम्र को भी बढ़ावा दिया गया है। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की कटु आलोचनाओं के बावजूद भी वह स्वयं में एक महत्वपूर्ण सत्य को छिपाए हुए है। और यही कारण है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन के पश्चात इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी यह जो है अडिग बना हुआ है और दृढ़ भी है। तो बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं, लेकिन इस पर भी थोड़ा सा विचार करना होगा। और इसी के बाद ही हम लोग बात करें तो एक नव माल्थसवाद भी आया इसी दौर के बाद, जो कि माल्थस के बिल्कुल अनुयायी थे और समर्थक भी थे वो। और जैसा कि हम लोग माल्थस के बारे में पढ़ चुके हैं कि माल्थस ने निबंध प्रकाशित किया और निबंध जनसंख्या के सिद्धांत से प्रकाशित के आधार पर किया, और जिसमें अपना नाम भी स्पष्ट नहीं किया। और ख़ास तौर से उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को अनियंत्रित बताया और ये भी पूरा स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि ज्यामितीय अनुपात से जो जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी और हमारी जो खाद्य वस्तुएं या जीवन निर्वाह के जो साधन हैं वो वृद्धि केवल अंकगणितीय अनुपात से होती रहेगी। अर्थात माल्थस का ऐसा विचार था कि इन दोनों में एक असंतुलन की स्थिति भी पैदा होती चली जाएगी। असंतुलन को स्थापित करने के बाद ये सब विचारधाराएं जब हम लोग पढ़ चुके हैं और देखें, ये हम पिछले टर्नों पर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसी के बाद एक नव माल्थसवाद आया। समर्थक भी थे ये, और लेकिन उन्होंने इस ग्रुप का नाम नव माल्थसवादी के रूप में रखा। और नव माल्थसवादी क्या था इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं कि नव माल्थसवाद वह एक आंदोलन था जिसकी शुरुआत माल्थस के अनुयायियों के द्वारा और समर्थकों ने संतति निग्रह, जिसे हम लोग कहते हैं बर्थ कंट्रोल, तथा अन्य उपायों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण करने के उद्देश्य से बनाया था। और इसकी शुरुआत की गई। सबसे पहला सर्वप्रथम इसका जो आरंभ हुआ वो फ्रांसिस प्लेस में हुआ। फ्रांसिस प्लेस ने किया, जो इंग्लैंड के एक श्रम संघ से संबंधित था। लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत जो है सन 1800 जिसे कहना चाहिए श्रम संघ ने किया 1820 के लगभग, और 20 के लगभग किया था। लेकिन इसकी वास्तविक जो शुरुआत हो पाई वो 1854 में हुआ, जहां डॉक्टर ड्रिसडेल की सुप्रसिद्ध किताब है, एक जो है पुस्तक, उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक पर भी लेखक का नाम उल्लेख नहीं था। ये पुस्तक जो प्रकाशित की थी डॉक्टर ड्रिसडेल के द्वारा, इस पर भी नाम नहीं लिखा गया था। सन 1871 में ड्रिसडेल ने माल्थसवादी सभा माल्थुसियन लीग की स्थापना की, और इस सभा की स्थापना के पश्चात
नव माल्थसवाद का अनेक देशों में बहुत तेज़ी से जो है माल्थस का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी उसे कहा गया। जैसे या थोड़ा सा इस विषय में देखें, आंदोलन का अनेक देशों में तीव्र गति से प्रचार प्रसार हुआ पहले, और तीव्र गति प्रचार प्रसार हुआ, खासतौर से इंग्लैंड में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ। और इस आंदोलन के जो समर्थक थे वो अपने आप को माल्थस के उत्तराधिकारी के रूप में मानते थे कि हम उत्तराधिकारी हैं इसके। इस आंदोलन के प्रसार में इंग्लैंड में मैरी स्टोक, अमेरिका में मार्गरेट सेंगर की बात भी जो है सामने आती है। इन्होंने बहुत अच्छी तन्मयता से इसका प्रचार प्रसार किया। तो आधुनिक युग में नव माल्थसवादी आंदोलन में विभिन्न देशों के राजनीतिक भी आ गए, चिकित्सक भी आ गए, अर्थशास्त्री भी आए, समाजशास्त्री भी आए, और इन्होंने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। तो संतति निग्रह के बारे में अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो आजकल भी इन उपायों को बड़े पैमाने पर अर्थात बर्थ कंट्रोल को अपनाने के लिए आजकल इन उपायों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी यदि हम लोग इस बात को लेकर के चलें, और इसके प्रचार प्रसार में स्वयंसेवी संस्थाओं के अतिरिक्त सरकारें भी सक्रियता से भाग ले रही हैं। ये स्थिति भी हम लोगों को देखने को मिलती है। अब माल्थसवाद और नव माल्थसवाद के बारे में थोड़ा सा यदि विचार हम लोग करें तो नव माल्थसवादी, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि नव माल्थसवादी स्वयं माल्थस का अनुयायी तथा आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में मानते हैं, लेकिन इनके विचारों में थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसा कि हम संतान उत्पत्ति की इच्छा के बारे में भी बात कर रहे थे, या काम वासना संतान उत्पत्ति की इच्छा के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम लोग जैसे पिछले टर्न पर ही बात कर रहे थे कि संतान उत्पत्ति की जो इच्छा है वो धार्मिक कारणों से भी हो सकती है, सामाजिक कारणों से भी हो सकती है, सांस्कृतिक कारणों से भी हो सकती है, परंपराओं तथा रीति रिवाजों के द्वारा भी प्रभावित होती है। तो इसके बारे में हम लोग जैसे पिछले टर्न पे ही बात कर रहे थे कि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के एक पुत्र होना आवश्यक माना जाता है, और दूसरा इसके अभाव में पिता की आत्मा की एक ओर तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ उसे स्वर्ग के सुखों से ही वंचित रहना पड़ेगा। ऐसा विचारधारा जो मानते आए हिंदू धर्म की रीति में। दूसरा मनु का भी यह विचार था या मत था कि पुत्र पिता को नरक से मुक्ति प्रदान करता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी मानते हैं कि जिस व्यक्ति की अंतिम क्रिया उसका पुत्र नहीं करता है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा भी कुछ मानते हैं हम लोग। दूसरा, इसके साथ साथ ये भी बात कर रहे थे कुछ जातियों में, धर्मों में, कुछ देशों में विभिन्न कारणों से भी संतानोत्पत्ति को आवश्यक माना जाता है। धनी व्यक्ति, जैसा हम लोग बात कर रहे थे पिछले टर्न पर राजा दशरथ के बारे में बात कर रहे थे, राजकाज चलाने की वजह से ही बात कर रहे थे, तो धनी व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी की दृष्टि से संतान की इच्छा रखता है। तो ये सब ऐसी स्थितियाँ हैं जिनकी वजह से जो है जनसंख्या वृद्धि सामने देखने को मिलती है। कुछ लोग संस्कृति और कला को जीवित रखने के लिए भी संतान की इच्छा करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी विचारधाराओं के साथ साथ माल्थसवाद और नव माल्थसवाद की रूपरेखा को हम लोग देखते हैं। इसके साथ ही हम लोग ये बात मान के चलें कि ये आज माल्थस यदि जीवित होता तो क्या वह नव माल्थसवादी कहलाता, ऐसी विचारधारा भी हमारे सामने देखने को आती है। तो इस विषय में थोड़ा सा हम लोग यदि लेके चलें तो उपरोक्त बहुत सारे तथ्यों के आधार पर यदि हम लोग विचार करें तो जीड एंड रिस्ट के अनुसार भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होते हैं। निष्कर्ष यह कह सकते हैं हम लोग कि नव माल्थसवादी माल्थस के सच्चे अनुयायी हैं। उन्होंने उस सिद्धांत को माना और वास्तव में माल्थस तथा नव माल्थसवादी के विचारों में कोई बहुत जैसे कहना चाहिए मौलिक विभेद नहीं है। यदि आज माल्थस जीवित होते तो वे युग की विचारधारा के अनुरूप वैज्ञानिक संतति निग्रह के उपायों को प्रयोग में लाने की बात की सलाह ही नहीं देते, बल्कि अपने विचारों को यथार्थवादी दिशा प्रदान करने के कारण नव माल्थसवादियों को आशीर्वाद देते कि आप लोगों ने मेरे इस सिद्धांत के में एक नई ज्योति जलाई है, बल्कि आप मेरे वास्तव में उत्तराधिकारी बनने की योग्य हैं, और एक नई दिशा का आयाम इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से हम लोग ये माल्थस की थ्योरी के बारे में इतना ही नव माल्थसवाद यहाँ पूरा हो जाता है। और माल्थसवाद और नव माल्थसवाद में क्या क्या स्थिति थी ये नेक्स्ट टर्न पर लेके चलेंगे।